नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां उत्तराखंड निवास के लिए आदेश जारी हुआ है। निवास में आमजन के ठहरने की अब व्यवस्था होगी और सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सिंगल क्लास के लिए 2500 रुपए निर्धारित, डिलक्स क्लास के लिए 3750 रुपए, डबल के लिए 5000 रुपए शुल्क देना होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड निवास के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। निवास में आमजन के ठहरने की अब व्यवस्था होगी। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सिंगल क्लास के लिए 2500 रुपए और निर्धारित किए गए हैं। डिलक्स क्लास के लिए 3750 रुपए और डबल के लिए 5000 रुपए शुल्क देना होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, उत्तराखंड निवास के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, अब वहां पर आमजन भी रुक सकते हैं। कितना कुछ पैसा रखा गया है, निर्धारित किया गया है? क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, ये कह सकता है कि दिल्ली में उत्तराखंड जो भवन बनाया गया है वहाँ पर आम जनों के लिए भी रुकने की व्यवस्था वहाँ पर हो सकती है। पहले पूर्व में ये चीजें सिर्फ शासकीय जो अधिकारी हो, शासन के जो अधिकारी या फिर जो प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए ही वहाँ पर रुकने की व्यवस्था होती थी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनहित के निर्णय को देखते हुए ये निर्णय यहाँ पर लिया था। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्णय यहाँ पर लिया था, जिसका शासन की तरफ से आदेश अब जारी हो चुका है। अभी तक ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड जो सदन है वहाँ पर उत्तराखंड जो भवन बनाया गया है वहाँ पर लोगों के जो रुकने की जो निर्धारित जो दरें होनी चाहिए थी वो उस पर अभी मंथन नहीं हो पाया, उस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। इसलिए जो पूर्व में जो दरें वहाँ पर निर्धारित की गई थी उसी के अनुरूप अभी उन दरों को लागू करने के लिए वहाँ पर कहा गया है। जब तक शासन की तरफ से नई दरें यहाँ पर निर्धारित नहीं की जाती तब तक जो सिंगल रूम है उसके लिए 2500 रुपये का शुल्क यहाँ पर रखा गया है। डिलक्स के लिए 3500 रुपये का 3750 रुपये का शुल्क यहाँ पर रखा गया है। डबल्स के लिए आपका 5000 रुपये यहाँ पर अभी देना होगा। ये शुल्क इसलिए यहाँ पर शासन की तरफ से रखा गया ताकि जो व्यवस्थाएं वहाँ पर इस समय उपलब्ध कराई जा रही है वो व्यवस्थाएं मानसिक रूप से वहाँ पर बनी रहे, पूरा मेंटेनेंस वहाँ पर होता रहे और जो जनता वहाँ पर जा रहे हैं, जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, उनको वो सभी सुविधाएं आसान से यहाँ पर मिल सके। आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से इस पर जो नई दरें हैं उन दरों को लागू करने का काम यहाँ पर किया जाएगा ताकि जिस आम आदमी के लिए इस उत्तराखंड भवन में रुकने का सपना मुख्यमंत्री की तरफ से देखा गया है, उन्हें रुकने की जो घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है वो उसके बजट में हो सके, उसके लिए नई दरें जल्द ही यहाँ पर लागू की जा सकती है। लेकिन तब तक के लिए कहा जा सकता है सरकार का सराहनीय निर्णय और फिलहाल अभी जो पुरानी दर है उन दरों के आधार पर ही अभी यहाँ पर ये निर्णय रखा गया ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनी रह सके। जी अब चूंकि उत्तराखंड निवास में पहले वीआईपी और वीवीआईपी लोग वहां पर ठहरने के लिए उनको अनुमति थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आमजन के लिए भी उसको खोल दिया। ये तो एक अच्छी पहल है मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन ये जो पैसा रखा गया है कि सिंगल के लिए 2500 और फिर डिलक्स के लिए 3750 और फिर इसके बाद डबल के लिए 5000 रुपये, क्या ये राशि ज़्यादा नहीं है या फिर सुविधा के अनुसार कम है? इसको लेकर क्या कुछ आकलन कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड निवास में जो अभी व्यवस्थाएं चल रही है उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से रखने का निर्णय सरकार की तरफ से यहाँ पर लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिन आम जनता के लिए इस उत्तराखंड निवास को ऊपर खोलने का निर्देश यहाँ पर दिया है, जिसके आदेश यहाँ पर जारी है, उस पर अभी नई दरें ये कह सकते हैं कि नई दरों को शामिल नहीं किया गया है। शासन की तरफ से उस पर बाकायदा अभी मंथन यहाँ पर चल रहा है। जैसे ही नई दरों को निर्धारित किया जाता है और मुख्यमंत्री के द्वारा उन दरों को अप्रूव करने का काम यहाँ पर होता है तो फिर नई दरें यहाँ पर लागू कर दी जाएंगी। जो अभी जिस पर संभावना है इस बात की यहाँ पर लगाई जा रही है कि जो अभी की जो दरें यहाँ पर लागू की गई है उन दरों से काफी कम वो नई दरें यहाँ पर होंगी ताकि आम जनता भी वहाँ पर रुक सके। अभी ये कहा जा सकता है कि जो पुरानी जो दरें यहाँ पर थी उन्हीं दरों को अभी नियमित रखने के लिए आगे कहा गया है जब तक नई दरें लागू नहीं की जाती है। ये कहा जा सकता है कि अभी तक ये जो दरें हैं ये वीवीआईपी के लिए यहाँ पर रखी गई थी क्योंकि शासन के जो आला अधिकारी या फिर प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं जो दिल्ली में जाते हैं और उत्तराखंड निवास में रहना चाहते थे या उत्तराखंड निवास में रहते हैं उनके लिए दरें यहाँ पर रखी गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री
के द्वारा आम जन के लिए इस निवास को खुला रखने का जो निर्देश यहाँ पर दिया गया है, जिसकी घोषणा की गई है, उस पर नई दरें अभी लागू नहीं की गई है। जी अभय, चूंकि हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जितने भी लोग उन्हें थोड़ा सा भी जानते हैं वो इतना जानते हैं कि मुख्यमंत्री कुछ अलग करने से वो पीछे नहीं हटते हैं। दूसरा, वो कोई चीज लागू करना है उसको पहले इनिशिएट करते हैं और उसका जो है फायदा भी लेते हैं। एक बार फिर से वही उनका एग्जाम्पल सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड निवास में कहने को तो वीआईपी या वीवीआईपी रहते हैं, लेकिन अब आमजन के लिए भी वहां पर एक राशि देना, जितना कि एक होटल में भी दिया जाता है, उतना देकर अगर आप उत्तराखंड निवास में रह रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री का एक और परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वो पहले इनिशिएट करते हैं और उसमें वो सफल भी होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक आम जनता के लिए उत्तराखंड निवास खुलने के आदेश यहाँ पर नहीं दिए गए थे, यानी सिर्फ जो वीवीआईपी यहाँ दिल्ली जाते थे वही उत्तराखंड निवास में रहने का काम करते थे, उनके लिए ही उत्तराखंड निवास की पूरी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती थी। लेकिन अब आम जनता के लिए भी ये ओपन यहाँ पर रखने का निर्णय सरकार की तरफ से दिया गया। नई दरें भी जल्द ही लागू हो पाएंगी। साथ ही यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो सुविधा है, आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप उत्तराखंड से जा रहे हैं तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी जो व्यंजन है, पहाड़ के जो संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुरूप आपको वहाँ पर व्यवस्थाएं मिलने शुरू हो पाएंगे। और वो ये नहीं है जो लोग राज्य से बाहर दिल्ली में जानते हैं वो लोग उन सब चीजों को बेच करते थे। ऐसे में ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नया निर्णय जो आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि ऐतिहासिक निर्णय के रूप में जाना भी जाएगा। जी ठीक है अभय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो रुख करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां खेल मंत्री रेखा आर्य ने घोषणा की है कि उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की ऐतिहासिक मशाल यात्रा 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी। आपको बता दें कि यह मशाल यात्रा राज्य के 13 जनपदों से गुजरेगी। ऐतिहासिक मशाल यात्रा का आगाज हो गया। तो हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभय, जिस तरीके से खेल मंत्री रेखा आर्य ने यह घोषणा की है कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का ऐतिहासिक मशाल यात्रा 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू किया जाएगा, और क्या कुछ जानकारी इस पूरे तैयारी को लेकर आपके पास? ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है, जिनकी तिथियों का ऐलान यहाँ पर हो चुका है। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होना है। उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में ये राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, आपका नई टिहरी, ऋषिकेश, यहाँ पर हल्द्वानी, यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यहाँ पर होगा। विभिन्न जो स्पर्धाएं जो होती है राष्ट्रीय खेलों की, वो स्पर्धाएं यहाँ पर संपन्न कराई जाएंगी। ऐसे में राज्य की जनता इन राष्ट्रीय खेलों से जुड़ सके, राष्ट्रीय खेलों को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दे सके, उसके लिए प्रदेश के 13 जनपदों में जो राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल है, जिसकी शुरुआत देहरादून से लॉन्चिंग के दिन यहाँ पर की गई, उसको विधिवत रूप से पूरे प्रदेश में भ्रमण के लिए एक यात्रा का शेड्यूल यहाँ पर तैयार किया गया है। 13 जनपदों में राष्ट्रीय खेलों की मशाल जाने का काम वहाँ पर करेगी। 26 दिसंबर से हल्द्वानी से इस मशाल यात्रा की शुरुआत वहां पर होगी, जिसके बाद पहले ये गढ़वाल मंडल के जनपदों में भ्रमण करेगी। उसके बाद कुमाऊं जो तराई के जो क्षेत्र है वहां पर इस मशाल यात्रा को भ्रमण कराने का काम किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय खेलों की इस मशाल से राज्य की जनता अवगत हो सके। खेलों का आयोजन यहाँ पर हो रहा है राष्ट्रीय खेलों का, उसको शांतिपूर्ण तरीके से, भव्य तरीके से उसको संपन्न कराया जा सके, हर आदमी की उसमें सहभागिता बढ़ सके। जिस प्रकार से G20 की बैठकों में राज्य की जनता ने आव भगत यहाँ पर किए थे, अपना आतिथ्य देव सत्कार उनके मेहमानों के सामने प्रस्तुत किया था, उसी तरीके से राष्ट्रीय खेलों को भी राज्य की जनता यहाँ पर सफल बनाने का काम कर सके। उसी उद्देश्य से इस राष्ट्रीय खेलों की मशाल को एक यात्रा के तौर पर सभी जनपदों में भ्रमण कार्यक्रम। ठीक है अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज होते ही पार्टियों की तैयारी भी अब तेज हो चुकी है। बागेश्वर में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत नगर पालिका और नगर पंचायतों के दावेदारों की नब्ज टटोलने के बाद अब कार्यकर्ताओं में जोश भरने जिले के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा बागेश्वर पहुंचे। सौरभ बगुड़ा 2 दिन के दौरे पर बागेश्वर पहुंचे हैं और बागेश्वर में
1 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत है। प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव में जी जान से जुटने के लिए कहा। सुरेश गढ़िया जी, देखिए, एक प्रभारी मंत्री के रूप में मेरा दायित्व बनता है कि निकाय चुनाव आ गए हैं और मैं कपकोट में आज यहाँ पर नगर पंचायत की बैठक लेने आया था। इसके बाद मैं बागेश्वर नगर पालिका में बैठक लेने जाऊँगा और कल सुबह गरुड़ में मेरी बैठक है 11 बजे। लगातार कोशिश यही है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे नगर पंचायत, पालिका, निगम, ये सब जो है विकास को धरातल पर उतारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक माध्यम बनते हैं। तो कोशिश यही है कि बागेश्वर ज़िले की जितनी भी हमारी नगर पंचायत और पालिकाएं हैं इनको हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते, और ताकि विकास को जो तेज़ी मिली है, बागेश्वर ज़िले को विकास को जो तेज़ी मिली है, कपकोट विधानसभा को जो तेज़ी मिली है और जो हमारे बागेश्वर विधानसभा को तेज़ी मिली है विकास के पिछले 3 साल में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, वो तेज़ी धीरे ना पड़े और तेज़ी से आगे बढ़े। देखिए, वो बहुत जल्द, अब तो सारे आरक्षण की आपको मालूम ही है, चाहे वो वार्डों के आरक्षण हो, चाहे वो मेन सीटों के आरक्षण हो, वो सारे प्रकाशित हो गए हैं। 1 हफ्ते का आपत्ति का समय दिया गया है और उसके बाद उसका आचार संहिता घोषित कर दी जाएगी। तो मुझे लगता है 20 जनवरी तक कहीं ना कहीं वोटिंग हो जानी चाहिए। तो खबर चमोली से है, जहां अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पालिका की टीम को व्यापारियों के विरोध के चलते बेरंग लौटना पड़ा। आपको बता दें कि मुख्य बाजार गोपेश्वर में उस वक्त से हड़कंप मच गया जब नगर पालिका चमोली गोपेश्वर अधिशासी अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे और इस दौरान नगर पालिका के व्यापारियों के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हो गई। बना रखा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब से हम कह रहे हैं जिलाधिकारी जी से बात करिए, उनके सामने। तो अगली खबर नैनीताल से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोविंद बल्लभ पंत मूर्ति के पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया, जिसमें अमित शाह मुर्दाबाद और बीजेपी मुर्दाबाद के तमाम नारे लगाए गए और सभी कार्यकर्ता केंद्र सरकार मुर्दाबाद के पोस्टर भी लेकर चल रहे थे। इस अवसर पर वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने, वक्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से देश से माफी मांगने और अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। नहीं चलेगी। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद करो। संविधान की छेड़छाड़ नहीं चलेगी। तो दून पुलिस के लिए दिसंबर का ये महीना काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। क्यों, आपको बता दें कि क्रिसमस डे के साथ ही नए साल का जश्न और 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहे मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको देखते हुए दून पुलिस ने कई प्रकार की तैयारी की, कार्य योजना की तैयारी की है और एसएसपी अजय सिंह ने यह बताया कि जितने भी कार्यक्रम हैं उनको देखते हुए पुलिस फोर्स के उचित इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा दून पुलिस ने विशेषकर मसूरी में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तैनाती की है, साथ ही जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था भी की है। जैसा ये देखा है कि लास्ट का जो हमारा क्रिसमस का है और इसके साथ ही विंटर कार्निवाल भी 26 से 30 मसूरी में प्रस्तावित जो होगा और अगला जो नया साल का जो आगमन है उसमें भी देख रहे हैं लंबा वीकेंड जो हमारा छुट्टियों का पड़ रहा है, इसको देखते हुए जो हमारा ये 2 वीक है 24 तारीख से लेकर अगले सप्ताह के 7 तारीख तक, इसमें पुलिस व्यवस्था के लिए हमारी जो जितनी तैयारी है जो फोर्स की है वो हमने कर लिया है। खासकर मसूरी को फोकस किया है क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट है जो क्रिसमस के अलावा अपने मसूरी भी जाते हैं, तो उनको वहाँ के लिए अलग से हमने एक डेडिकेटेड अब वहाँ सीओ और हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ हम पीएससी और अन्य बल भी दे रहे हैं और कुछ हमने इसमें इंतजाम ऐसे भी किया है क्योंकि जैसा अभी पुलिस और प्रशासन ने मिलकर वहां पर एक पार्किंग का शुरू किया, उसमें 900 अतिरिक्त पार्किंग हमने क्रिएट करी है, किंग क्रेक पर भी क्रिएट करी, जहां से शटल सर्विस के माध्यम से अगर वहां पार्किंग फुल हो जाती है तो फिर हम शटल सर्विस के माध्यम से किंग क्रेक से भेजेंगे और कुछ और पार्किंग भी चिन्हित हुई है जहां से पैसेंजर्स जो है पार्क करने के बाद। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। विभाग की कोशिश है कि वो देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य में आए। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में 12 महीने सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। विभाग की कोशिश है कि सौर ऊर्जा के मामले में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बने। विभाग ने इस साल 100% टारगेट पूरा कर लिया है। उनकी कोशिश है कि अगले वर्ष में 150% टारगेट को पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जल्द सब्सिडी दिए जाने के साथ ही अन्य कार्यों में तेजी गति से बाकी कामों को पूरा किया जा रहा है।
चाह रहे हैं कि हम लोग इस देश में सर्वप्रथम स्थान पर आए और हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का दोहन मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल है उसका किया जा सके। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ठंड में भी हमारे यहाँ सूर्य का उदय होता है, फॉग का असर कम रहता है, तो साल भर हमारे यहाँ सोलर एनर्जी का दोहन हो सकता है। हम लोगों का प्रयास यही है कि जो राष्ट्रीय टारगेट्स दिए गए हैं वो 100% से ज्यादा किए जाएं। 100% जैसा कि हमने वहां भी बताया था सौर कौथिक में भी कि हमारे जो राष्ट्रीय टारगेट्स थे उन 100% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। भविष्य में भी हमारा प्लान ये है कि हो सकता है कि इस बार हम लोग 150% के करीब जो टारगेट्स हैं डोमेस्टिक का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। धारचूला में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है और धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे पर पहाड़ दरकने की खबर सामने आई है और कैमरे में भयानक तस्वीरें कैद हुई हैं। तवाघाट नेशनल हाईवे बंद हो गया है। धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे पर पहाड़ दरका और पहाड़ दरकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। दोनों ओर दर्जनों वाहन फंस गए और गनीमत ये रही कि जिस समय पहाड़ दरका उस दौरान कोई वाहन वहां से गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। आपको बता दें कि अचानक पहाड़ दरकने से नेशनल हाईवे 0 पॉइंट के पास बंद हो गया। तो ये भयानक तस्वीरें भी आई हैं। आप देख सकते हैं कि पहाड़ दरकने के बाद पूरा धुएं का गुबार जैसा, ये देखिए। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से पहाड़ दरकने की खबर है, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ वहां के हालात और क्या कुछ पूरी खबर विस्तार से बताइए। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि लगातार उत्तराखंड में इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर यहाँ पर देखने को मिलती है। जिस प्रकार से लैंडस्लाइड यहाँ पर देखने को मिला है, धारचूला का ये मामला है, नेशनल हाईवे के करीब मामला है और पूरा पहाड़ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दरकते हुए नीचे पहुंचा, तो सीधे तौर पर अब वहाँ पर जो आवाजाही है इस समय वो बाधित वहाँ पर नजर आ रही है और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि जो आवाजाही है उसे वहाँ पर सुचारू रूप से किया जा सके। फिलहाल जान माल के नुकसान की अभी कोई सूचना जिला प्रशासन की तरफ से नहीं की गई, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस समय जिस प्रकार से मौसम परिवर्तित हो रहा है, ऐसे में वहाँ पर लैंडस्लाइड की जो सूचना मिली है उससे जिला प्रशासन जरूर यहाँ पर सतर्क और अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कोशिश यही है जिला प्रशासन की कि जो अभी हालात है उन हालातों को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा सके, जो आवागमन बाधित हो रहा है उसको सुचारू रूप से वहाँ पर किया जा सके। साथ ही ऐसे सभी संभावित जो स्थान है जहाँ पर लैंडस्लाइड होने की सूचनाएं मिल सकती है या मिलने की जो संभावना है, उन सभी जगहों पर एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन सभी लोगों को ऐसी जगहों पर सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं। तो ये कोशिश है और ये कहा जा सकता है कि लगातार प्रशासन अपने स्तर पर अलर्ट मोड या अलर्टनेस यहाँ पर दिखा रहा है, साथ ही लोगों को भी अलर्टनेस रहने के लिए कहा जा रहा है। जी ठीक है अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रामनगर से है, जहां कोतवाली पुलिस और जिले के एएनटीएफ टीम द्वारा साझी रूप से नशे के खिलाफ, अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई और आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने 2 नशा तस्करों को भारी मात्रा में नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर्वतीय क्षेत्र से एम्बुलेंस से नशे की खेप के उसको लेकर मैदानी क्षेत्र से निकल रहे थे वहां से और तस्करी के लिए जा रहे थे, लेकिन सूचना पर पहुंची पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पूरी नशे की खेप को बरामद किया और दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद इलाके के बताए जा रहे हैं।
तो खबर बागेश्वर से है, जहां कांग्रेस ने गांधी पार्क में मौन उपवास रखा है। आपको बता दें कि संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य सांसदों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसी के विरोध में उन्होंने गांधी पार्क में मौन उपवास रख सांकेतिक धरना भी दिया। इस दौरान कवि जोशी ने कहा कि भाजपा सांसदों ने पहले खुद अभद्रता की, बाद में हताशा में उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई। ये शर्मनाक हरकतें हैं। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी सांसदों ने संसद में जो ओछी राजनीति की है वो निंदनीय। तो खबर हरिद्वार से है, जहां प्रसिद्ध गायक और रैपर यो हनी सिंह हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने नीलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया और इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशे और खासकर सूखे नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि सूखे नशे को भोलेनाथ का प्रसाद बताकर युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है, जबकि ये भोलेनाथ का प्रसाद नहीं है। भोलेनाथ ने तो जहर पिया था। भगवान शंकर के रुद्राभिषेक के दौरान हनी सिंह का एक अलग ही रूप देखने को मिला और भगवान की भक्ति में वो झूमते हुए दिखाई दिए। रुद्राभिषेक के लिए हनी सिंह के साथ प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास भी आए हुए। बस तकरीबन 4 साल से मैं इस मंदिर में आ रहा हूँ, महादेव की पूजा कर रहा हूँ और उनका ध्यान कर रहा हूँ और 4 साल में जो मेरी ज़िंदगी बदली है वो सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ और इस मंदिर ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज पहली बार मैं आप सबके सामने दिन में इस मंदिर में आ रहा हूँ, नहीं तो मैं रात को चोरी छुपे आता था। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। आपको बता दें कि एक तेंदुआ शिकार की तलाश में मुर्गी बाड़े में घुस गया और वहीं पर कैद हो गया। उसने वहां मौजूद कई मुर्गियों को मार डाला, लेकिन वापस बाहर नहीं निकल सका। सुबह जब स्थानीय लोगों ने बाड़े का हाल देखा तो उनके होश उड़ गए। तेंदुए को अंदर फंसा देख तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुओं को रेस्क्यू किया और अपने साथ ले गई। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल। वहीं रायपुर में आयोजित जनसंपर्क किया गया, जिसमें केदारनाथ का प्रतीक चिन्ह ब्रह्म कमल का टोपी आकर्षण का केंद्र बना और पीआरएसआई देहरादून ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का सम्मान किया और उत्तराखंड के विकास पर आधारित पुस्तिका भेंट की और साथ ही उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा के लिए आमंत्रित किया। तो खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक समापन के बाद मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पूरे प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए आधिकारिक मशाल यात्रा 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होगी। यात्रा सभी 13 जनपदों से होकर गुजरेगी और हर जनपद में इस दौरान 2 से 3 विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। तो रेखा आर्य ने खेल विभाग की बैठक ली और इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।